जय हिंद साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको योगी जी की दो बातें सुनाना चाहूँगा। उसके बाद हम आज जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में हुए घोटाले के बारे में। इतने बड़े स्तर पे घोटाला हुआ, एफआईआर हुई, ऐसे मुन्ना भाई मुन्ना बहनें पकड़ी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस, और अभी तक एसआईटी कमेटी की जांच नहीं हुई है। पहले योगी जी की क्या विचारधारा है उसको सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। अभी सीएम योगी जी का ये जो आपने भाषण सुना या जो तेवर देखा, ये कोई आज का नहीं है। उनके विचार में है कि प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त रहे, युवाओं को मौके मिले, और कोई भी व्यक्ति जो दबंगई करे या गलत काम करे वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन प्रशासन की नाक तले इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया? कौन सा वो स्कैम है? पुलिस भर्ती का स्कैम। 15 से 20 लाख रुपए लेके भर्ती के लिए पैसे दिए गए हैं, ऐसा युवा दावा कर रहे हैं। पूरा मामला क्या था? 2021 में उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के प्रोसेस चला, उसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के द्वारा, बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि एक टेस्टिंग एजेंसी आए और एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, लेकिन कुछ शर्तें रखी गई। उन अहम शर्तों में सबसे ऊपर ये था कि वो कंपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम या जिस भी तरीके से टेस्टिंग सेंटर पे जाके, वो ब्लैक लिस्टेड ना हो, किसी कोर्ट में उसके खिलाफ केस ना चल रहा हो, और पिछले 5 साल में तो बिल्कुल भी कुछ ना हो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो हैं पत्थरों तले रखी रह जाती हैं, और एक ऐसी टेस्टिंग एजेंसी सामने आ जाती है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो दावा किया जा रहा है ट्वीट्स के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, कि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। अब एग्ज़ाम हो जाता है, सब लोग आराम से रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं। रिज़ल्ट जब आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आमतौर पर क्या होता है कि ग्रुप्स में दोस्त होते हैं ना, 2-4 दोस्तों को एक ग्रुप जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, 2-4-5 दोस्तों को एक ग्रुप। अब जो हमेशा तैयारी में, बाकी एग्ज़ाम्स में जो बच्चा 100 में से 30, 35, 37 नंबर ला रहा था, वो 100 में से 100 ले आए, 100 में से 98 ले आए, तो ऑब्वियसली दिमाग ठनकेगा ना। वही हुआ। अभी जब आंसर कीज़ रिलीज़ कर दी गई यूपी पुलिस के द्वारा कि जाके अपना स्कोर चेक कीजिए, और जब रोल नंबर डाल के बच्चों ने अपना ऑनलाइन रिजल्ट वगैरह चेक किया, तो जिसने घोटाला किया हुआ था वो तो बहुत खुश था कि अब तो मैं इंस्पेक्टर बन ही गया मानो। लेकिन जो उसका दोस्त था जो कह रहा था यार अभी 1 महीने पहले इससे भी आसान पेपर में 100 में से 35-37 नंबर लाके कहीं पे भी नहीं आया, और यूपी पुलिस इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में जाके जो है 100 में से 100 ला रहा है, 98 ला रहा है, 95 ला रहा है। कहने का मतलब जो 160 का जो टोटल स्कोरिंग का जो टेस्ट था, कोई 160 में से 160 ला रहा है, स्क्रीन पर आप देखिए, कोई 100 जो है 55 ला रहा है, कोई 56 ला रहा है। मतलब जो बेचारे अपनी मेहनत से, तन मन धन से मेहनत करके, तपस्या करके, ईमानदारी से नंबर लाएंगे, वो तो मेरिट में कहीं पे है ही नहीं। पता है क्या, 9000 प्लस वैकेंसीज थी, जिसमें से कि तमाम लोग आके एग्ज़ाम में भी बैठे थे। और फाइनली जो है अभी जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता है कि जो लोग मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, वो बेचारे पीछे हैं। ये भ्रष्टाचारी पैसे फेंके, पैसे के बलबूते पे, पैसे के दम पे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल निशान ये उठता है कि ये सब कैसे हुआ, कौन था इसका जिम्मेदार? क्या पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या फिर बड़े उच्च अधिकारी, पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं? इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया कि कैंडिडेट जो हैं सब इंस्पेक्टर लेवल का एग्ज़ाम जो है सरेआम ब्लूप्रिंट हाथ में लेके गाड़ियों में बैठ के दे रहे हैं, पकड़े गए हैं, और ऊपर से जो है, और सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है, जब एक इसमें टर्मिनोलॉजी उसको मैं आपको बताता हूँ जरा। भी यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में बोर्ड और एनएसईआईटी की संलिप्तता के संबंध में जानकारों से बातचीत से ऐसा प्रथम दृष्टया सामने आया है कि बोर्ड और एनएसईआईटी ने इस मामले में स्क्रीन सेविंग ऐप जैसे बीएमसी, ड्रीम व्यूअर, एनएक्स आदि का प्रयोग किया, जिसके द्वारा कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स पे आंसर की भी भेजे गए, और उन आंसर की को अंतिम समय में जब परीक्षा समाप्त होने को हुआ, उस समय वह आंसर की का
इस्तेमाल करने के लिए अभ्यर्थी को परमिशन दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अंतिम कुछ समय में ही ताबड़तोड़ सारे आंसर टिक कर दिए गए। यह बात कई कारणों से स्थापित होती है। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि एक कैंडिडेट रिस्पांस लॉग होता है जो यह बताता है कि कितने देर में अभ्यर्थी ने अपना आंसर पूरा किया। कैंडिडेट रिस्पांस लॉग के संबंध में पूरी सूचना बोर्ड और एनएसईआईटी में स्थित कंप्यूटर को प्राप्त हो रही थी। इसके बाद भी जानबूझकर इस सूचना को इग्नोर किया गया। इसी प्रकार से अन्य जो भी इलीगलिटीज और गड़बड़ियां हो रही थी प्रक्रिया में, उन सबों की सूचना बोर्ड और एनएसईआईटी के मास्टर कंप्यूटर पर लगातार आ रहे थे, लेकिन उन्हें भी इग्नोर किया गया। इस तरह की बातें एनएसईआईटी द्वारा पूर्व में अन्य स्थानों पर जो गड़बड़ियां की गई हैं और जो पकड़ी गई हैं, उनके संबंध में जो जानकार व्यक्ति हैं उनसे बृहद वार्ता के बाद सामने आई है और मैंने इन तथ्यों को भी माननीय सीजेएम के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में दिया है। CRS कैंडिडेट रिस्पांस लॉग, ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल, माना कि 3 घंटे का पेपर है, मैं पेपर में बैठा, मैंने कितनी देर में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने पार्ट में मैंने कितना समय निकाला, वो सब जो है इस लॉग में आता रहता है। तो कमाल की बात ये देखने को मिली अधिकारियों के द्वारा जब एनालिसिस किया गया कि भैया एक एग्जाम में पहले तो 1-1.5 घंटे तक एक भी सवाल नहीं किया बंदे ने, कुछ पता ही नहीं उसको निपटता है। अचानक से जैसे उसके पास ब्लूप्रिंट आया, अगले 15 मिनट में उसने जो है पूरा का पूरा पेपर छाप मारा, 10 मिनट में पेपर छाप मारा। तो ऐसे ऐसे किससे सामने आए। तो पुलिस ने भी बड़ा गेम खेला, इसको बड़े तरीके से जो है बुलाया कैंडिडेट्स को कि चलो जी आपका पेपर हो गया है, अगले प्रोसेस के लिए आइए। जब ये लोग आए, इनको घेर के सीनियर अधिकारियों ने कड़ाई से पूछा, टैक्टफुली पूछा, तो लोग टूट गए और साथ साथ बोला कि फलाना फलाना। और उसमें लखनऊ के जो है केसेस ज़्यादा बताए गए हैं, आगरा के भी हैं, लखनऊ के भी काफ़ी बताए गए हैं। और तमाम जो आंकड़े आ रहे हैं शायद 100 के आसपास इसमें जो है अरेस्ट किए गए हैं। उसमें सिर्फ मुन्ना भाई नहीं, मुन्ना बहनें भी हैं, लड़कियां भी इसमें शामिल हैं जो मोटा पैसा दे के पेपर दे रही थी और वो पकड़ी गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए जब ऐसे लोग पुलिस प्रशासन में घुस जाएंगे तो कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। पहले तो जो 15-20 लाख रुपए जैसा कि ये कैंडिडेट्स दावा कर रहे हैं, जो बाकी प्रोटेस्टर्स दावा कर रहे हैं, यदि 15-20 लाख रुपए देगी कोई पुलिस में भर्ती होता तो क्या वो वसूलेगा नहीं गरीब जनता से, इंडस्ट्रीज से, बाकी लोगों से, माफियाओं से? तभी तो ये विकास दुबे जैसे लोग पैदा होते हैं, क्योंकि पुलिस भ्रष्टाचार करती है। और भ्रष्टाचार की नींव रख के जब भर्ती होगा कोई व्यक्ति, तो भला वो कैसे छोड़ देगा किसी गरीब को, किसी बेकसूर को? वो तो पहले जेब भरेगा, उसके बाद कार्रवाई करेगा। तो क्या योगी जी आप ऐसी पुलिस चाहते हैं जो कि भ्रष्टाचार की नींव रख के पुलिस बनी हुई, फिर ऐसी पुलिस चाहते हैं जो होनहार, काबिल और अपनी मेहनत से डंके की चोट पे पुलिस में एंटर करके आया हो? यकीनन आप दूसरा ऑप्शन ही चाहते होंगे, हम भी ये चाहते हैं, और एक सामाजिक माहौल और यूथ की आवाज़ भी यही चाहती है। लेकिन अब यहाँ पे तर्क बात ये आती है कि बार बार धरना करने के बाद भी कुछ लोगों के ऊपर FIR कर दी गई, उसके बाद रीट्वीट्स हुए, ट्वीट्स हुए, मिलियंस के पार पहुँच गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। SIT कमेटी क्यों नहीं इस पर जो है इंटरफेरेंस दिखा रही है? SIT कमेटी का गठन क्यों नहीं किया जा रहा ताकि मेन कल्प्रिट्स तक पहुँचा जाए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे फिर पुलिस अधिकारी हों, या फिर टेस्टिंग एजेंसीज में बैठे हुए वो काले नाग हों जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रशासन के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वही हाल जो है आर्मी भर्ती को लेके, युवा बहुत परेशान है, TOD को लेके कोई बातें अभी क्लियर नहीं है। हम युवाओं के साथ खड़े रहे, युवाओं ने बोला वहाँ पे जाना तो उनके साथ वहाँ भी गए, उनके साथ आवाज़ से आवाज़, कंधे से कंधा बन के खड़े रहे, उनकी बात को आगे तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। मंत्रालय तक हमने पत्र भी लिखे, लेकिन अफसोस कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि केंद्र हो या फिर स्टेट हो, अभी तक कोई एक ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है, एक आश्वासन नहीं दिया जा रहा है? तो मुझे लगता है कि इस चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा यदि वाकई योगी जी की ये स्टेटमेंट सुनिए जरा। लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। तो योगी जी, जैसे आप प्रशासन के लिए उनको मानते हैं, सम्मान करते हैं, और जैसे आप एक लोकतंत्र में आम जनता में विश्वास करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो प्लीज़ आप इस विषय को सीरियस लीजिए और इस मुद्दे पे जो है एक SIT का गठन करके एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। और मैं तो आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आप की तो अच्छी बातचीत है मोदी जी से, रक्षा मंत्रालय में एक पहल कीजिए अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स बच्चों के लिए जिनकी उम्र निकल गई है,
इनके पास भर्ती के रोज़गार ख़त्म हो गए। इनका सपना ही आर्मी में जाने का था, वरना यूँ तो और बहुत सारे अवसर थे, ये कहीं और कुछ भी कर सकते थे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। हम हमेशा से युवाओं के साथ थे हैं और सदा युवाओं के साथ रहेंगे। उनके हक की आवाज़ बनने के लिए आपका कोई निजी चैनल हो या ना हो, लेकिन हम जैसे लोग हमेशा से आपकी आवाज़ बनने के लिए आपके साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। गुड बाय फॉर नाउ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल की ताकत बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि जो भी नया अपडेट है आपके स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंच जाए। देश के हित की, देश की बात करने के लिए, देश की बात सुनने के लिए हमारी ताकत बने, चैनल के साथ जुड़ें। गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।